आप सभी का एबी स्टार न्यूज में मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात कर लेते हैं पहलवानों की। बता दें कि साक्षी मलिक के नौकरी पर लौटने के बाद लगातार ये आवाज उठ रही थी कि साक्षी मलिक ने पहलवानों के आंदोलन से पीछे हटने का फैसला लिया है, लेकिन इसके बाद खुद साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने एक सुर में ये कहा है कि वो आंदोलन से पीछे नहीं हटे हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे रेसलर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट अपनी रेलवे जॉब में वापस लौट गए हैं। बता दें कि साक्षी मलिक ने पहलवानों के आंदोलन से पीछे हटने की खबर से इनकार कर दिया है, जहां साक्षी मलिक का कहना है कि सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को वह साथ निभा रही हैं। दरअसल साक्षी मलिक पहलवानों के आंदोलन से पीछे हट गई हैं, ऐसी खबरें चली थी, जिसके बाद साक्षी मलिक ने इन खबरों को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इंसाफ की लड़ाई में हम में से कोई ना पीछे हटा है और ना ही पीछे हटेगा। जहां इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इससे पहले साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कदियान ने आंदोलन से पीछे हटने की खबरों को भी गलत बताया था। बता दें कि साक्षी मलिक ने 5 जून को कहा है कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यह एक सामान्य बातचीत की मुलाकात थी, जहां केवल हमारी एक मांग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। वहीं ब्रज पुनिया ने भी ट्वीट कर इस बात को मोहर लगाई है कि आंदोलन वापस लेने की सारी खबरें अफवाह हैं। ये खबरें हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि हम ना पीछे हटे हैं और ना ही हमने आंदोलन वापस लिया है। महिला पहलवानों की एफआईआर उठने की खबर भी झूठी है। जहां इंसाफ मिलने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। बता दें कि पहलवान और साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कादियान ने कहा है कि हमारे निर्णय को प्रभावित करने के लिए इस तरह की चीजें चलाई जा रही हैं। हम विरोध से पीछे नहीं हटे हैं। हमारा विरोध लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। हम अपने साथ जंतर मंतर पर जो भी हुआ उसके बाद कभी वापस नहीं आ सकते। हम आंदोलन दोबारा शुरू करेंगे। जहां दिल्ली पुलिस ने जो हमारे साथ किया है वो पूरे देश ने देखा है और हम उसके खिलाफ अपनी आवाजें उठाएंगे। मलिक हट गई है। जी देखिए, ये खबर सरासर झूठ है। उन्होंने ट्वीट करके भी पूरे देश को इसकी जानकारी दे दी है। लगातार 2-3 दिन से जो मीडिया में माहौल बनाया जा रहा है वो हमारे समर्थकों को तोड़ने का जो माहौल है, कृपया मैं उन सभी खबरों का खंडन करता हूं। ना तो हमारा कोई समझौता हुआ है किसी भी प्रकार से और ना ही हम पीछे हटे हैं और आगे भी ना हम हटने वाले हैं। आगे भी आप इन फेक न्यूज पे कृपया करके ना चलाएं। दूसरा, हम जैसे जंतर मंतर पे जो घटना हमारे साथ हुई है 28 तारीख को, हमको वहां पे ना जाने की परमिशन है। हम जैसे ही इस आंदोलन को वापस धरातल पे लेके आएंगे वैसे ही जो है हम प्रोटेस्ट वापस शुरू करेंगे। बीच में कोई छोटा मोटा काम होगा वो उस बारे में उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दे दी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद पहलवान और बजरंग पुनिया महापंचायत करने जा रहे हैं। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का विद्रोह बढ़ता ही जा रहा है, जहां पहलवान किसी भी हालत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बता दें कि शनिवार को साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद अमित शाह ने उन्हें जांच का आश्वासन दिया। तो वहीं अब पहलवानों ने महापंचायत करने का फैसला किया है। बता दें कि 4 जून को बजरंग पुनिया ने सोनीपत स्थित मुंडाबला पंचायत में पहुंचे थे, जहां उन्होंने ऐलान किया है कि अब कोई फैसला नहीं लिया जाए। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी संगठनों को एक मंच पर बुलाकर एक बड़ी पंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें सभी खाप पंचायतें भी शामिल होंगी। बजरंग पुनिया ने कहा है कि इस महापंचायत को लेकर 3 से 4 दिन में फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही सभी को पंचायत के स्थान और समय के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। इस पंचायत के समर्थन में आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी पहुंचे। बता दें कि पहलवानों ने शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। ये मीटिंग अमित शाह के आवास पर करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच की मांग के साथ साथ जल्द से जल्द गिरफ्तारी पर जोर दिया। जहां गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन देते हुए कहा है कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अरुण नेहरू मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा बुआ आप तो इसमें यकीन नहीं करती थी, तो मिसेस गांधी ने कहा कि नहीं भैया तुम्हें पता नहीं है, जिसने भी इनका स्वर्ण मंदिर छुआ है वो आज जिंदा नहीं है, ये मुझे मारेंगे। और वो मारी गई, जनरल वैद्य मारे गए। तो मैं कहा साहब जिन कौमों से लड़ो उनके बारे में जान लो कि लड़ किन से रहे हो।
और इनके साथ ये हमारे वाले हैं, ये तो 6 महीने लाल किले पे चढ़े रहते हैं। इन्होंने तो अकबर की कब्र खोद के उसका दाह संस्कार कर दिया था। तो ये लड़ने की चीज नहीं है, ये बातचीत करने की चीज है। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री बहुत घमंड में थे। सभी को नमस्कार। और जब आप लोग नई ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, जितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमें, जितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमें, वही हिम्मत है। नहीं तो 2-3 घटनाएं ऐसी हो चुकी है हमारे खिलाड़ियों के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ, कि वो बिल्कुल आज टूटी हुई है। वही शक्ति आप लोग उन्हें दे रहे हैं कि आज पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। 28 तारीख की जो घटना हुई, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने आने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा ज्यादा जोर जबरदस्ती करी गई, आप नहीं। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं उड़ीसा में हुए एक और ट्रेन हादसे की। बता दें कि उड़ीसा के बारगढ़ में प्राइवेट मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। तो उड़ीसा में एक और रेल हादसा हुआ, जहां राज्य के बारगढ़ में मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतरने की खबर सामने आई। ये रेल हादसा बालासोर में हुए दर्दनाक हादसे दुर्घटना से 3 दिन बाद हुआ है। जानकारी के मुताबिक उड़ीसा के बारगढ़ के जिले समरधरा के पास एसीसी रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। बता दें कि ट्रेन मोदापल्ली के पास ड्रेल हुई। ये मालगाड़ी जिले के डूंगरी चूना पत्थर खादान से बालगढ़ की तरफ जा रही थी। बताया जा रहा है कि पहिए के फटने के चलते ट्रेन के 5 कंटेनर पलट गए। इस घटना में किसी के घायल होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। यह हादसा बारगढ़ मौजूद एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में चूना पत्थर ले जाते समय हुआ। दरअसल ये दुर्घटना बारगढ़ के पास एसीसी सीमेंट प्लांट के अंदर बिछाए गए प्राइवेट ट्रैक पर हुई, जो कि एक प्राइवेट साइड लिंक है, जिसका संचालन रेलवे की तरफ से नहीं किया जाता है। यह बारगढ़ सीमेंट वर्कर्स के मालिक नेरोगेज लाइन है, जहां निजी साइडिंग के चलते इस लाइन का रखरखाव रेलवे की तरफ से नहीं किया जाता है। बता दें कि हादसे के बाद मेन लाइन पर ट्रेनों का संचालन इससे प्रभावित नहीं हुआ। तो उड़ीसा में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे को लेकर रेल मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। तो उड़ीसा में रेल हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश रेलवे ने की है। ये जानकारी रविवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि मेन लाइन पर मरम्मत का काम पूरा हो चुका है, जहां विद्युतीकरण का काम भी लगातार जारी है और रेलवे में घायल मृतकों के परिजनों से भी संपर्क किया जा रहा है, जहां रेलवे ने सिफारिश की है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। तो वहीं सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आगे की जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाएगा और इसकी सिफारिश खुद रेलवे बोर्ड की तरफ से की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि सीबीआई पता लगाएगी कि यह हादसा कैसे हुआ, जहां कोरोमंडल ट्रेन हादसे मामले में साजिश की आशंका जताई जा रही है, जहां रेलवे में शुरुआती जांच में इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग सिस्टम को पॉइंट के साथ छेड़छाड़ किए जाने की बात सामने आई, जो ट्रेन को सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करते हैं। तो वहीं शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि ये दुर्घटना का मूल कारण था। हालांकि ये कोई टेक्निकल गलती नहीं बल्कि कुछ और हो सकता है, जहां रेल मंत्रालय ने कोरोमंडल एक्सप्रेसवे के लोको चालक की किसी भी गलती और सिग्नल की विफलता से भी इनकार किया है। तो वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ये अलग मुद्दा है, एक बिंदु मशीन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के बारे में है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के दौरान जो परिवर्तन हुआ उसके कारण दुर्घटना हुई है। ये किसने किया है और कैसे हुआ है, इसका जांच में पता लगाया जाएगा। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी की। राहुल गांधी के संबोधन के दौरान अमेरिका में खालिस्तानी समर्थकों ने झंडे लहराए हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने बुधवार को कैलिफोर्निया में भारतीयों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की। इस दौरान कुछ लोगों ने खालिस्तानी झंडे लहराए। इस दौरान खालिस्तान की मांग को लेकर नारेबाजी भी की गई। बाद में इन खालिस्तानी झंडा दिखाने वाले समर्थकों को पुलिस ने बाहर का रास्ता दिखाया। बता दें कि अमेरिका स्थित खालिस्तानी संगठन SFJ ने इसकी जिम्मेदारी ली, जहां SFJ के प्रमुख गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने इस घटना का वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सबने देखा है कि 1984 के सिख दंगों को लेकर
हमने क्या किया। राहुल गांधी अमेरिका में जहां जहां जाएंगे खालिस्तानी समर्थक उनके पीछे पीछे खड़े होंगे। जहां उन्होंने सीधे तौर पर आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दौरे कर को लेकर भी ये धमकी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर आएंगे तो खालिस्तानी समर्थक उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे। अमेरिका गए राहुल गांधी ने ओडिशा ट्रेन हादसे पर भी बयान दिया, जहां उन्होंने कहा है कि बीजेपी सिर्फ बहाने बनाती है, सच्चाई स्वीकारती नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी ही घटना जब कांग्रेस के केंद्र में रहते हुई थी तो प्रभारी मंत्री ने नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दिया था। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस भविष्य की ओर देखने में असमर्थ हैं। उसमें आप कुछ भी पूछो वो पीछे की ओर देखने के लिए इशारा करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप उनसे ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में पूछो कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था तो वो कहेंगे कि कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया था। जहां उन्होंने टेक्स्ट बुक में सिलेबस चेंज करने को भी बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि पुस्तक में आपने पीरियोडिक टेबल क्यों निकाला, तो उनकी तरफ से जवाब मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल पहले ये किया था। जहां उन्होंने कहा कि फौरन उसका जवाब पीछे देखो आता है। राहुल गांधी ने स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा। जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय प्रवासियों की एक सभा को दिए गए संबोधन में भारत में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर लोगों को धमकाने और देश की एजेंसियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप इस दौरान लगाया। जहां राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस भारत में राजनीति के सभी साधनों को नियंत्रण कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने महसूस किया कि राजनीति में लंबे समय से चले आ रहे सामान्य तौर तरीके अब काम नहीं आ रहे हैं। You have to understand, this is Congress party's power. This is Congress party's power. We are ready to, we are not being violent, we are not being aggressive, right? We are not being nasty. That is our strength. Am I not right? Did we shout at him and say, no? No, we didn't. We will not change our behavior. We will not change our behavior. Because you cannot, the thing is you cannot, please understand, you cannot, impossible. I remember a train accident when the Congress party was in power. The Congress party did not get up and say, now it is the fault of the British that the train has crashed. No, the Congress minister, I remember, said, it is my responsibility the train has crashed, I'm resigning. Right? So this is the problem that we have back home. That we make excuses and we are not accepting the reality we're faced with. The reality we're faced with is our unemployment numbers and the fact that we need to make sure that all our youngsters are productive. बुलेटिन में बात कर लेते हैं मुख्तार अंसारी की, जहां अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को 32 साल बाद सजा सुनाई गई है। तो वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी से जुड़े एक 32 साल पुराने मामले को लेकर अपना फैसला सुनाया है। जहां वाराणसी की अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। बता दें कि अवधेश राय हत्याकांड में सोमवार को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया और इस केस में मुख्तार अंसारी सहित 5 लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। जहां एमपी एमएलए कोर्ट ने अवनीश गौतम की अदालत में मुख्य माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस मामले को लेकर 1 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल अवधेश राय की हत्या 3 अगस्त 1991 में हुई थी। तब अवधेश राज अपने छोटे भाई और वर्तमान कांग्रेस नेता अजय राय के घर पर खड़े थे। उसी वक्त वहां मारुति वैन आई और उस वैन में काफी लोग बाहर निकले, जहां उन लोगों पर अवधेश राय ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। बता दें कि कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या वाराणसी के चेतगंज थाना इलाके के लहुरा बीर इलाके में हुई, जहां मारुति वैन से आए लोगों के ने फायरिंग में अवधेश राय को घायल हुए, जिसके बाद उन्हें
पास ही के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इस हत्याकांड के बाद पूर्व विधायक अजय राय ने चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश के साथ पूर्व एमएलए अब्दुल कलाम पर एफआईआर दर्ज कराई थी। बता दें कि इन नामजद 5 आरोपियों में से अब्दुल और कमलेश की पहले ही मौत हो चुकी है और अब 32 साल बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को इस मामले में दोषी करार दिया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मणिपुर में हो रही हिंसा की। बता दें कि मणिपुर में फिर से हिंसा की आग जल पड़ी है, जहां मणिपुर में उपद्रवियों ने कांग्रेस विधायक का घर जला दिया है। तो मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क पड़ी है, जहां काकजिंग जिले के सेरो गांव में कुछ लोगों ने 100 घरों में आग लगा दी। इनमें कांग्रेस विधायक रंजीत सिंह का घर भी शामिल है। बता दें कि राज्य में 3 मई से मैताई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच झड़प हो रही है। बता दें कि राज्य में 3 मई को हिंसा शुरू हुई और अब तक 100 लोगों की मौत इस दौरान हो चुकी है, जहां 310 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 83,000 से ज्यादा लोग राहत शिविर में शिफ्ट किए गए हैं, जिसे हिंसा के चलते 11 से ज्यादा जिले प्रभावित हुए हैं। बता दें कि रविवार शाम को कुछ लोगों ने सेरो गांव में आए और उन्होंने विधायक रंजीत के घर में तोड़फोड़ शुरू की, जिसके बाद विधायक और उनका परिवार इस घटना में बाल बाल बच गए, जहां हिंसक भीड़ ने कई घरों को आग के हवाले किया। इस दौरान पुलिस अधिकारी ने बताया है कि आग लगाने के बाद घरों को लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जहां उन्हें राहत शिविर में पहुंचाया गया। तो वहीं फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। तो वहीं भीड़ ने जिले के ग्रामीण इलाकों में तैनात बीएसएफ के एक दल पर भी गोलीबारी की है। बता दें कि पोस्ट और मोर्टार से हमला किया गया है और अब तक कोई जवान इस हमले में से हताहत नहीं हुआ है। पुलिस को आशंका है कि बीएसएफ पोस्ट पर हमले के लिए संदिग्ध लोगों ने चुराए गए हथियारों का इस्तेमाल किया और इस बीच सुरक्षा बलों और हिंसक भीड़ के बीच गोलाबारी की भी सूचना मिली। मणिपुर में के बाद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां हिंसा के बाद लोगों को मूलभूत जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। बता दें कि हाईवे ब्लॉक होने के चलते सभी जरूरी चीजों के दाम मणिपुर में बढ़ गए हैं और यहां लोगों के उन्हें पेट्रोल बहुत ही महंगे दामों पर मिल रहा है, जहां दवाइयों की किल्लत का भी सामना मणिपुर के लोगों को करना पड़ रहा है। लोगों को जरूरी दवाइयां भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, जहां एटीएम भी इस दौरान मणिपुर में कई एटीएम खाली बताए जा रहे हैं, जिसके चलते लोग पैसे के लिए भी तरस रहे हैं। इसके अलावा जिन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मौजूद है, वहां लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और इस दौरान मणिपुर में पेट्रोल ब्लैक में बेचा जा रहा है, जहां ब्लैक में पेट्रोल की कीमत 200 रुपए प्रति लीटर बताई जा रही है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बीएसएफ की तरफ से गिराए गए पाकिस्तानी ड्रोन की। अमृतसर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर से पाक तस्करों की ड्रोन ने घुसपैठ की, जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के चौकस जवानों ने इस ड्रोन को गिराने में सफलता हासिल की है। जवानों ने सर्च ऑपरेशन के बाद ड्रोन को कब्जे में ले लिया। वह इस ड्रोन के साथ ही हीरोइन की खेप भी बंधी मिली, जिसमें इंटरनेशनल वैल्यू करीबन 21 करोड़ रुपए के करीब की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बीएसएफ के जवानों को यह सफलता अमृतसर के इंटरनेशनल बॉर्डर अटारी के अंतर्गत आने वाले गांव रतन खुर्द के पास मिली। इस दौरान बीएसएफ के डीआईजी संजय गौड़ ने बताया है कि 27 से 28 मई की रात सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी ने अमृतसर जिले के धोनई खुर्द गांव के पास एक ड्रोन को मार गिराया। जवानों ने एक तस्कर को भी दबोचा है, जिसमें हीरोइन के 3 पैकेट बरामद किए गए हैं, जहां बीएसएफ ने एक और जगह हीरोइन की खेप बरामद की है, जिस दौरान तस्कर से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात बीएसएफ के डीआईजी ने कही है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। बता दें कि अफगानिस्तान में स्कूली छात्राओं को जहर दिया गया है। तो ईरान के बाद अब अफगानिस्तान में भी लड़कियों को जहर देने की घटना सामने आई है। यहाँ पर उत्तरी इलाके में 2 अलग अलग स्कूलों में प्राइमरी क्लासेस में पढ़ने वाली दर्जनों लड़कियों को जहर दे दिया गया है, जहाँ से सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि इलाके के शिक्षा अधिकारी ने रविवार को ये जानकारी दी। दरअसल अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता आने के बाद ये पहला ऐसा मामला वहां सामने आया है, जहां तालिबान पहले से ही देश में लड़कियों की 6ठी कक्षा से आगे की पढ़ाई करने पर प्रतिबंध लगा चुका है और जिन स्कूलों में लड़कियों को जहर दिया गया है वो अफगानिस्तान के सर-ए-पुल प्रांत में मौजूद हैं, जहां दोनों स्कूल आसपास बताए जा रहे हैं।
एक के बाद एक इन स्कूलों को निशाना बनाया गया है। जहां सरेपुल के एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी ने बताया है कि वो इस मामले की जांच करा रहे हैं। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि लड़कियों को जहर कैसे दिया गया है। जहां शुरुआती जांच में ये भी किसी की साजिश बताई जा रही है, जहां किसी ने थर्ड पार्टी के जरिए इन लड़कियों को जहर दिया है। इन लड़कियों को जहर दिया गया है, उनमें से 6ठी क्लास की सभी छात्राएं बताई जा रही हैं। जहां अफगानिस्तान में 2015 में भी ऐसी घटना सामने आई थी। बता दें कि तब हेरात प्रांत में स्कूल की 600 बच्चियों को जहर दिया गया था और तब भी किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी। हालांकि उस समय कई मानवाधिकार संगठनों ने तालिबान को घटना का जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन अब तालिबान संरक्षित अफगानिस्तान में 80 बच्चियों को जहर दिया गया है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।